जंग का रास्ता भारत ने चुनना है तो ये इनकी चॉइस है, आगे बात कहां जाएगी ये हम तय करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह का ड्रामा किया जाता है किसी मकसद के तहत किया जाता है। हमारी काबिलियत डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द फिटनेस। ये समझ से बाहर है कि आपने 5 प्लेयर्स को चेंज कर दिया और उसको लाके चेक कर लिया। फौजी तसादुम का रास्ता भारत ने चुना तो ये उनकी चॉइस है, आगे मामला किधर जाना है वो हमारी चॉइस है। डीजीएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया, भारत दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो दे। डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। अमेरिका का जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर जोर। है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात, जमाना बदल गया, ना बदली तो मजदूर की हालत ना बदली। आज भी मजदूर के दिन पर मजदूर को ही छुट्टी नसीब नहीं, ऐसा क्यों? हुकूमत के पास मजदूरों की फलाह के लिए कौन से प्लान हैं? आलमी यौम मजदूर पर जारी पाकिस्तान सुपर लीग की नाकाबिले शिकस्त टीम को पहली बार शिकस्त का सामना। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 88 रन से हरा दिया। हारिस रऊफ की तवाक्कुन बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आज मुल्तान कराची से जबकि लाहौर का क्वेटा से आमना सामना होगा। मुल्क भर में आज से प्री मॉनसून का आगाज। पंजाब और अंदरूनी सिंध के कई शहरों में बारिशों की पेशगोई। कौन कौन से शहर में अब्र रहमत का नज़ूल होगा, प्रोग्राम में बताएंगे। और साउथ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार परफॉर्मेंस, 6 मेडल्स जीत लिए। मेगा इवेंट में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले भाई बहन जुनैरा खान और ताहा बिलाल आज होंगे दुनिया बोल में मेहमान। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया खान। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह का आगाज बेहतरीन हुआ होगा और अगर नहीं हुआ तो हम आ गए ना उसको ठीक करने के लिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है और सूरत हाल ये है कि भारत के जो मामलात हैं वो किसी भी तरीके से एक साइड हो नहीं रहे हैं। पहलगाम वाक़े की सबसे पहले आज शो में बात करेंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल बरकरार है और TRF JNK रॉ के खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर ले आया है। टेलीग्राम खुफिया लीक दस्तावेजात हुए हैं और इसके मुताबिक जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली जाएगी और जाली हमला कराया जाएगा। और उसके बाद DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जंग का रास्ता भारत ने चुनना है तो ये इनकी चॉइस है, आगे बात कहां जाएगी ये हम तय करेंगे। बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इस हवाले से मजीद ये कहते हैं कि हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी वक्त किसी भी किस्म की मुहिम जोई के लिए तैयार है। और उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि आपको उन्होंने मजीद ये भी कहा है कि आप अगर कोई भी इस तरह का एडवेंचर करते हैं तो हमारी जानिब से इसका जवाब भी ज़रूरी आएगा। तो फिर ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई और वक्त की अहम ज़रूरत बन गई थी क्योंकि जो गिदड़ भपकियाँ उस पार से आ रही थी उसका हकीकत और सच्चाई के साथ जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। और ऐसे में कि जिस वक्त भारत तुला हुआ है किसी भी तरीके के उज़ुर निकालने के लिए कि किसी तरीके से बस हमला कर दें या फिर हमला करने की कोशिश कर दें, ऐसे में पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार बनी हुई है। और ना सिर्फ हमारी बर्री अफवाज, हमारी पाक फिजाइया, बल्कि पाकिस्तान नेवी भी ऑपरेशनल तैयारियों में इस वक्त भरपूर जुटी हुई है। बिल्कुल, हमारी तमाम अफवाज तैयार हैं और उसका एक टीजर तो हमने अभी देख लिया है और इसके कई टीजर हम इससे पहले देख चुके भी हैं। फैसल, द थिंग इज दिस इज नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और इस तरह का मैसेज भी कोई पहली दफा नहीं गया। अभिनंदन वाले एपिसोड में आपको याद होगा दिस वाज द सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज दैट वाज सेंट अराउंड और यही कहा गया था कि भाई अगर आपकी तरफ से शुरू किया तो खत्म हम करेंगे। एंड दिस इज कि आप डिसाइड शुरू आप करेंगे लेकिन हमने कहाँ लेकर जाना है ये हम तय करेंगे। वो तो तमाम तर चीज़ें नक्श हैं। अच्छा, वी टॉक अबाउट अभिनंदन, लेकिन उसके बाद वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हुआ था और वो एक हॉरर कॉमेडी बन गया था भारत के लिए क्योंकि ना सिर्फ अभिनंदन को मार गिराया था बल्कि आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन थी, न्यूक्लियर सबमरीन अगर किसी की डिटेक्ट हो जाए ओपन वाटर्स में तो वो सबसे ज़्यादा शर्म का मुकाम है, वो भी हो गई थी वेरी नेक्स्ट डे। उसके बाद उस वक्त के DGSPR आए थे, उन्होंने कहा था कि हम अपनी मर्जी के टारगेट्स लॉक करके आपको बताएंगे कि हम कितने तैयार हैं। फिर हुआ भी यही, वेरी नेक्स्ट डे उनके तमाम तर बॉर्डर पे जो टारगेट्स थे वो बिल्कुल लॉक थे और उनको बता दिया गया था कि ये तमाम तर चीज़ें हम कर चुके हैं। जिसके बाद फिर उनकी जो है वो थोड़ी सी
अकल ठिकाने आई थी, उनके होश ठिकाने आए थे, लेकिन वही कहते हैं ना, Actually, they were caught by surprise. They thought कि पता नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा, this is what happened. They were thinking कि हम कोई इस तरह का मिस एडवेंचर करेंगे और वहाँ से शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा या पाकिस्तान कुछ बोलेगा नहीं, तो ऐसा हुआ नहीं था। बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है, रिटायर्ड, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कल DGISPR की प्रेसर आई और प्रेसर में एक दफ़ा फिर से कह दिया गया है कि इनिशिएट ज़रूर आपने किया है, लेकिन इसको कहाँ लेकर जाना है, इसको एंड कैसे करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा, और ऐसे ही होता है जब भी आप कशीदगी को इनिशिएट करते हैं, जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट करते हैं, तो अमूमन देखा यही गया है कि इनिशिएट करना आसान होता है, उसको फिर टोन डाउन करना, उसको फिर नॉर्मलाइज करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि फिर इनिशिएट अगर आपने अपने मोटिव्स के लिए, अपने मकासद के लिए किया है, तो फिर जाहिर है जो दूसरी साइड है, जैसे इन दिस केस पाकिस्तान है, तो DGISPR की तरह बिल्कुल ठीक है कि अगर कशीदगी को हवा आप दे रहे हैं, अगर पहल आपने की, तो फिर इसको लेके कहाँ जाना है, इसका काम कहाँ पर करना है, वो फिर हम देखेंगे, क्योंकि फिर उस वक्त हम ये डिसाइड करेंगे कि पोजीशन ऑफ डोमिनेंस या पोजीशन ऑफ कंफर्ट कहाँ पर जाके हमारे पास अचीव होती है। इसलिए इनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल काफी कॉम्प्रिहेंसिव थी, उसमें उन्होंने तमाम पॉइंट्स, तमाम एंगल्स को कवर किया और दुनिया को बताने की कोशिश की सबूतों के साथ कि हिंदुस्तान ने जो कुछ भी किया है ये खुद किया है और उसका मकसद क्या था। और मकसद जब दुनिया को क्लियर हो जाए तो फिर ये समझने में, अंदाजा लगाने में कोई मुश्किल नहीं होती इस पूरे खत्ते को क्यों एक शख्स और उसका ग्रोह, जो कि नरेंद्र मोदी है, वो इस कशीदगी की आग में धकेलना चाहता है, क्योंकि इससे फिर सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान इससे मुतासर नहीं होंगे, ये फिर पूरी दुनिया उससे मुतासर होगी। दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, अपनी कुव्वत रखते हैं दोनों ममालिक, ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, ये कोई इम्बैलेंस्ड किस्म की यहाँ पर सिचुएशन नहीं है जैसे गजा में है या फॉर दैट मैटर जहाँ पर यूक्रेन में है। इस तरह की खत्ते में अगर इस तरह के दो ममालिक के दरमियान जंग शुरू होती है तो खुदा न खास्ता और तबाहकुन हो सकती है। बाबर साहब, आपने अभी एक बात की कि इम्बैलेंस सिचुएशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ तो नहीं हो सकता, उनकी तरफ हो। देयर आर रिपोर्ट्स कि उनकी फौज, उनकी फिजाइया लड़ने के लिए तैयार नहीं है। फ्यू आर कन्फर्म, फ्यू आर अनकन्फर्म। अगर उनसे कहा जा रहा है, उनके नॉर्दर्न कमान से वो मना कर रहे हैं कि जी, अब वो इल्ज़ाम खुद लगा रहे हैं कि ये हमारी तरफ से ही हुआ है, फिर उनके अपने लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सो राइट नाउ इंडिया इज इन हॉट वाटर्स। वो अपने मीडिया के थ्रू कुछ भी कहते रहे, द वर्ल्ड इज नॉट बाइंग उनका बयानिया। किस बुनियाद पे, अगर वो तो कोई करते भी हैं कार्रवाई, और कल मेरे ख्याल से उनकी कोई हाई लेवल मीटिंग भी हुई है जिससे खुलासा तज्जियाकार ये निकाल रहे हैं कि हुकूमत ने आगे पास ऑन कर दिया है अफवाज के कि जो आपने करना है वो करें, हम तो कुछ नहीं करेंगे। सो द थिंग इज कि उनका ये बनाया हुआ बयानिया, ड्रामा, ये सब खत्म हो गया है, ढह गया है। इट्स लाइक व्हाट, 9 दिन हो गए हैं उस पहलगाम वाक़े को और अभी तक सिर्फ गीदड़ भपकियाँ हैं। सो आई गेस इट्स अ फॉल फ्लैट, और वो कुछ करेंगे भी तो बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, मैं आपका उससे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, ड्रामा तो फ्लॉप हो गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इतने बेवकूफ़ाना तरीके से सब कुछ किया है कि उनके अपने लोग भी उसको बाय नहीं कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह का ड्रामा किया जाता है किसी मकसद के तहत किया जाता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि दुनिया में एक दफ़ा थोड़ा सा आप अलार्म क्रिएट कर दें और इलाके में अलार्म क्रिएट कर दें और उसके बाद खामोश हो जाए। अभी नरेंद्र मोदी जैसे लोग, शख्स है, या उसकी जो कैबिनेट के लोग हैं, उसके जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, ये शख्स अकल से आ रही हैं, दानशमंदी इनके करीब तक नहीं भटकी। ये इनका माजी यही कहता है, ये नफरत और इंतहा पसंदी की सियासत करते हैं, इनका तर्ज हुक्मरानी में यही है। इसलिए ये पाकिस्तान की दुश्मनी में कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल हैं। DGISPR ने भी ये कहा, गवर्नमेंट भी बार बार यही कह रही है। अभी आपकी ये बात भी किस हद तक ठीक है कि उनकी फोर्सेस के बीच में फ्रस्ट्रेशन है। उनके नॉर्दर्न कमांड का जो कमांडर 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल, तो छोटा ओहदा नहीं होता, उसने भी यही कहा है और उससे वहाँ पर खलबली मची हुई है, वहाँ पर मिसकोऑर्डिनेशन है। उसकी 2 रीजंस हैं। एक तो रीजन ये है कि उनके लोग खुद भी ये समझते हैं कि ये जंग जो मुसल्लत करना चाहते हैं, ये
ये ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल अनवांटेड है। और सेकेंडली उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान इज़ अ फोर्स टू रेकन विद। पाकिस्तान तादाद में उनसे कम हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स बैटल हार्डन है। पिछले 20 साल से हम जंगी हालत में हैं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमारे फौजी अफसर जवान हर वक्त तैयार हैं। हम क्वालिटेटिवली उनसे बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे हमारी बर्री फौज हो, नेवी हो। हमारा पे मिसाइल प्रोग्राम दुनिया को पूरी को पता है कि किस नोयत का है। इंडिया का कोई इलाका भी पाकिस्तान की पहुंच से भी दूर नहीं है। पुराने वक्त गुजर गए, ये 1971 और 65 बिल्कुल नहीं है। ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि उनके लोगों में 100 दफा वो सोचेंगे, लेकिन चूंकि उसने नरेंद्र मोदी ने एक ये अलार्म क्रिएट किया हुआ है, इसलिए टैक्टिकल लेवल पे से ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश वो जरूर करेंगे। तो दूसरी बात है कि इंशाल्लाह एम्बेरस होंगे हमेशा की तरह, लेकिन अपने लोगों को दिखाने और बताने के लिए। मेरे ख्याल में एम्बैरेसमेंट ही है जिसकी वजह से वो फेस सेविंग के लिए मुसलसल ये प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ होगा, कोई दरअंदाजी करनी है या मजीद कोई एस्केलेशन बढ़ाने के लिए कुछ करना है, बिकॉज दे आर नॉट बीन एबल टू प्रूव एनीथिंग। कोई एविडेंस भी सरफेस पर नहीं लेकर आ सके हैं। अब जब इतना टाइम गुजर जाने के बाद कोई भी एविडेंस नहीं ले आए और ऐसा लग रहा है जैसे कंफ्यूजन में बहुत सारे गलत फैसले लिए, जैसे 10 मिनट के अंदर अंदर FIR आ गई, तरह तरह की वीडियो सरफेस करने लगी, अपनी ही फोर्सेज बार बार कुछ डिनाई कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा है। सो आई रियली वांट टू आस्क कि कितने चांसेस हैं कि ये मुमकिन तौर पर अंदरूनी कोई कार्रवाई हो, अंदर से ही किसी ने करवाया हो, पॉसिबली ये एक ड्रामा हो? ये ड्रामा तो इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी कड़ियां आपस में नहीं मिल रही, क्योंकि झूठ बोलते हैं, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच हमेशा सच होता है। टैक्टिकल लेवल पे कि मिडिल लेवल पे लोग इनके एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं और आगे जाके मजीद बोलेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। किया इन्होंने ये सब खुद है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि चूंकि इन्होंने किया खुद है, उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, उसका कोई ना कोई मकसद होगा, और मकसद बहुत क्लियर है। नरेंद्र मोदी के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मतलब क्या ख्यालात रहे हैं, उसके क्या तोसी पसंदाना अज़ाइम रहे, हम सबको पता है। वो सिंध ताश मुआहदे के बारे में क्या कुछ कहता है, हम सबको पता है। वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम दुनिया जहान में जाके लगाते रहे हैं, किस धूम से लगाते रहे, ये भी हमें सब पता है। तो उनके मकासद अभी भी यही है। एम्बेरस तो ये लोग होते नहीं है। देखिए, ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है, जैसे मैंने कहा, अक्ल दानिश से दूर है। ये खुद भी एम्बेरस नहीं होते, पूरी अपनी कौम को एम्बेरस करते हैं। शर्मिंदगी तो उनके करीब से नहीं फटकी। ये इंटरनेशनल लेवल पे एम्बेरस होते हैं, डिप्लोमेटिकली होते हैं। दुनिया इनका पॉइंट बाय करने को तैयार नहीं है। 9 दिन हो गए हैं, दुनिया को कोई मुल्क भी इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। हर कोई इनको यही कह रहा है कि अब रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे। रिस्ट्रेन हम तो मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन इनको इसलिए अभी मुंह की खानी पड़ रही है कि इनका झूठ भी खुल के सामने आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं। और बाबर साहब, आप अपनी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा, बट देयर इज अ क्वेश्चन ओवर हियर। मुंह की खानी सिर्फ इनको अपने पल्ले नहीं पड़ रही, इनको पूरी दुनिया से भी मुंह की खानी पड़ रही है। UN तो सबसे पुरानी चीज़ हो गई इनके लिए कि जहाँ पे इनको हजीमत का सामना करना पड़ा था। सिक्योरिटी काउंसिल में अपने मर्जी के अल्फाज ये शामिल नहीं करवा सकते थे उसमें। लेकिन उसके बाद अभी जो करंट सिचुएशन इस वक्त हुई, आई एम गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर्स टुडे, और उसमें मार्को रूबियो जो हैं वो मिले हैं जाके, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो जाके मिले हैं जयशंकर साहब से, जिन्होंने कल बहुत भड़की मारी थी कि हम सहूलतकारों को नहीं छोड़ेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो मार्को रूबियो ने बड़ा क्लियर जयशंकर को ये मैसेज दे दिया है कि आपने डीएस्केलेट नहीं, आपने चीज़ें डीएस्केलेट करें, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं, वर्क विद पाकिस्तान टू डीएस्केलेट टेंशन, US सेक्रेटरी मार्को रूबियो स्पीक्स टू जयशंकर। तो जहाँ से ये लेना चाह रहे थे सपोर्ट, वहाँ से भी नहीं मिली इनको। जी, इसलिए नहीं मिली क्योंकि उनको भी पता है, अमेरिका को पता है, दुनिया के पार्स को भी पता है कि पाकिस्तान इनको बेफटिक रिप्लाई देगा। देखें, अगर हम खुदा न खास्ता कमजोर होते तो दुनिया का कोई मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं होता। आज के जमाने में कमजोर के साथ कोई खड़ा नहीं होता, सिर्फ करारदादें पास कर देते हैं, जैसे गजा के मामले में हुआ। इन सबको पता है। ये मैंने इनमें से अंदर से हमारा दोस्त कोई भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक स्टैंडिंग है, उसकी बुनियाद पर इनको पता है कि पाकिस्तान इनको जवाब देगा। एंड दैट इज द रीजन कि वो इनको कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को
ठीक करें, बैठ के बातचीत से करें। इंडिया को रिस्पांस वहां से वो नहीं मिला, चाहे वो अमेरिका है, अक़वाम मुत्तहिदा, तो वैसे भी उनको नहीं मिलना, क्योंकि कश्मीर एक मुतराज़ इलाका है। 2 दिन पहले दोबारा फिर सिक्योरिटी काउंसिल में यही कहा गया कि कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। वहां पर बार बार ये जाते हैं, बार बार इनको मुंह की खानी पड़ती है, डिप्लोमेटिकली भी खानी पड़ती है, मिलिटरीली भी इनको खानी पड़ेगी, लेकिन ये बाज नहीं आते। ये बाज इसलिए नहीं आते कि इनके अंदर जो जुनून है, जो नफरत है, जो हिंदुत्व की इनके अंदर एक सियासत है, जिस नजरिए के साथ नरेंद्र मोदी ने सारी उम्र परवान चढ़ाया, परवरिश पाई है, वो अंदर इनको आराम से नहीं बैठने देते। अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। दुनिया ने देख लिया कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हम कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हमने हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, हमने कभी भी पहल नहीं किया, हम अभी भी पहल नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ किसी किस्म का कोई चांस लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर फैसला हम करेंगे कि उसने खत्म कब होना है। ये हमारा स्टांस है और आई थिंक दुनिया इसको अंडरस्टैंड करती है। यही रीजन है, चाहे अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई भी मुल्क हो, इनके अपने एलाइज हों जो कि पुराने हैं, वहां से भी इनको वो नहीं पजीराई मिल रही। इसराइल जैसे इनके हमायती इनके पीछे छुप के कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल, इकोनॉमिकली भी मेरे ख्याल में ये किसी भी मुल्क के लिए फिल वक्त फीजिबल नहीं है। देयर आर कपल ऑफ वॉर्स ऑलरेडी गोइंग अराउंड। हम जानते हैं कि इवन रशिया के मामले में भी भले से ट्रंप की कितनी ही क्यों ना इंक्लाइनेशन हो उस तरफ, लेकिन यूक्रेन रशिया के मामले में भी वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरह से किसी वॉर को सपोर्ट करें, क्योंकि इस वक्त मार्केट ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई बहुत अच्छी नहीं चल रही। रिसेंटली हमने देखा एक डाउनफॉल खुद टैरिफ की वजह से अमेरिका को देखना पड़ा। एनी काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी अराउंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। एंड देन जब हम बात करते हैं बार बार कि जी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में भी है, व्हाई वुड दे वांट इंडिया टू शेक इकोनॉमिकली? तो इस वजह से भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है कि दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वॉर। जी बिल्कुल ठीक कहा है आपने। जंग तो कोई भी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जंगें कभी भी बेहतरी लेके नहीं आती, और इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट खुदा न खास्ता अगर ये रियलिटी में बदल के एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है, जंग शुरू हो जाती है, तो ये तो डिजास्टर्स होगा, दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकती। इसलिए कोई भी जंग नहीं चाहता, और हमने सब ने देखा कि जंगें शुरू करना तो शायद इजी हो, लेकिन जंगें इतनी जल्दी समेटी नहीं जाती। चाहे वो आप कोई भी दुनिया का मुल्क देख लें, अमेरिका ने उसमें इराक में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, हर जगह ये जंगें शुरू की तो उनको समेटने में साल लग गए, और उस दौरान उनकी मैशत भी इफेक्ट। हालांकि वो जंगें वन साइडेड जंगें थी, अगली दूसरी तरफ से उस तरह का दुश्मन भी नहीं था। यहाँ पर तो वन साइडेड जंग तो हो नहीं सकती, इसीलिए दुनिया नहीं चाहती। छोटा रीजन नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 न्यूक्लियर पावर इस तरीके से डायरेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं आई। सर्द जंग तो रही है, इस तरह की जंग कभी नहीं आई, इसलिए दुनिया नहीं चाहती, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती डिजास्टर। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक बड़ा मुल्क है, वहां पर उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। फिर चीन है, चीन और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। चीन भी कभी नहीं जाएगा इस खित्ते में जंग हो, तो जंग अगर खुदा ना खास्ता होती है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सिर्फ नहीं रहेगी, इसमें दुनिया के दूसरे मुल्क आएगा, पूरा खित्ता इसके लपेट में आएगा। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ थे, और हम बात कर रहे हैं करंट यूएस इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन है, जिस पे पूरी दुनिया कह रही है कि इसको डीएस्केलेट किया जाए, लेकिन बात यह है कि अगर कोई इस तरह के अज़ाइम रखता है तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। और पिछली बार जब इस तरह की बेवकूफ़ी की थी भारत ने, तो उनको हर तरफ से बेहतरीन जवाब मिला था। ख़ास तौर पे जब वो आए थे फ़िज़ाओं से, तो फिर उनको उन्हीं फ़िज़ाओं से वापस भेज दिया था। और कल भी इसी तरह का ओवरनाइट एक वाक़या हुआ। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि हम कितने तैयार हैं, हमारे फ़िज़ाई जो निगहबान हैं वो कितने तैयार हैं। तो इस ऑप प्रिपरेशन पे बात कर लेते हैं। माहिर सिक्योरिटी उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेरे ख्याल से एक छोटा मोटा एडवेंचर करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको फिर भगा दिया है। जैसे रेडार पे आए, गालिबन उनके रफ़ाइल थे, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 4 रफ़ाइल थे जो कि रेडार पे आए हैं, और उसके बाद जैसे ही वो आए उनको लग पता गया है कि चलो भाई बंदे तो पुत्र बनो तो छोटी करो, तो उनको जो भगा दिया गया है। सो प्लीज़ टॉक मी थ्रू आवर प्रेपरेशन सर, कितने तैयार हैं हम? जी मैं वालेकुम सलाम जी, और गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को। जी बिल्कुल, राफेल थे, और जिनको सिर्फ टाइमली डिटेक्ट किया गया है। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग शायद चीज़ क्रिएट कर रही है
लोगों के जहनों में, और पूछते हैं अक्सर लोग कि हमने शहर 4 पिक किए। हम ऑलमोस्ट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट की हर चीज़ जो क्रॉस बॉर्डर उड़ रही है पाक फिजाइया उसको देख रही है, क्योंकि हम फुली डिप्लॉयड हैं। हमारे एयर डिफेंस एसेट्स, हमारे रेडार्स, ऑल इक्विपमेंट्स, जहाज़ों के अलावा जो हमारे सपोर्ट जहाज़ होते हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं, या उनको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं, जिनको हम कहते हैं एयर टू एयर रिफ्यूलर होता है, जैमर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होते हैं जहाज़, और सबसे बड़ी एयर डिफेंस के वेपन्स होते हैं। ये सारे डिप्लॉय हो चुके हैं और हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये इंसिडेंट जहां भी होगा इंशाल्लाह ताला पाक फिजाइया पूरी काबिल है कि वो डिटेक्ट करे और रिस्पॉन्ड टाइम पे करे। और ये ऐसा ही था, ये वही राफेल जहाज हैं जिनके बारे में हिंदुस्तानी वजीर आजम ने 2019 में कहा था राफेल होते तो खेल का पासा पलटते थे। जी बिल्कुल, यू राइट। और मेरे ख्याल में इसके बाद उनको अंदरूनी तौर पर भी, अभी आई वाज रीडिंग सम न्यूज़, वाज वाचिंग सम वीडियोस, और जब कल ये जेट्स जो है इनको डिटेक्ट कर लिया गया तो अंदर ही बहुत सारे कमेडियंस एक तो मजाक उड़ा रहे हैं खुद एयरफोर्स का, फिर ख़ास तौर पर फोर्सेस में जो डिवीजन पाया जा रहा है वो भी वन ऑफ द थिंग्स है, बिकॉज दे वर नॉट रेडी फॉर दिस, लुक्स लाइक दे डोंट वांट टू डू इट, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का प्रेशर है तो दे हैव टू प्रोसीड विद दिस थिंग मेरे ख्याल में। जी डिस्कनेक्ट, देखिए जब फौज होती है वो मैं अक्सर लोगों से और दोस्तों से कहता हूँ कि हम एक वेपन हैं जो लोगों का, एक बॉडी होती है, अवाम की एक जिस्म होता है जिसके हाथ में वेपन्स होता है जो कि आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। हमारी काबिलियत डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द फिटनेस एंड द माइंडसेट ऑफ द बॉडी। जब आपके लोग कन्विंस नहीं हैं आपके कॉज के लिए, जब आपको उनको फेक नजर आता है, जिनको सस्पिशियस नजर आता है, उनको एक गिल्ट नजर आता है ऐसे ऑपरेशंस करते हुए, तो वो पाक फिजाइया, पाकिस्तान एयरफोर्स इस तरफ, हमारी तरफ क्यों नहीं कभी ऐसा होता? इसलिए कि हम लड़ रहे हैं नॉट फॉर विनिंग, नॉट फॉर पॉइंट स्कोरिंग, हम अपने सर्वाइवल और कॉज के लिए लड़ रहे हैं। इसी वजह से आपने देखा कोई डिस्कनेक्ट नजर नहीं आएगा। पूरी फौज, पूरे तमाम सेलर, सिपाही, एयरमैन एक बॉन्ड और एक जिस्म होकर लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जब उनको पता होता है कि हमारे लीडर्स हमें झोंक इसलिए रहे हैं, उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, उनका कोई मोटिव है, वो सिंपैथी क्रिएट कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को अपने हक में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो फिर आपके जो आम सिपाही, सोल्जर, एयरमैन तो नहीं समझता, लेकिन आपका जर्नैल, आपका जो एयर मार्शल होता है, जो एडमिरल होता है, दे अंडरस्टैंड कि हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। कल मैं रात को सुन रहा था कि एयरफोर्स का जो वाइस चीफ है उनको सैक कर दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया था। बिकॉज जाहिर है जब आपका ज़मीर जवाब देता है कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये फेक फॉल्स फ्लैग है और फेक क्रिएटेड है जिसमें इंसानी जानें ज़ाया होंगी। और ये जहन में रखिए, मैं सबके आपके नाजरीन के लिए क्लियर करता चलूँ कि इंडिया पाकिस्तान एक बड़ी यूनिकली प्लेस्ड दो नेबरहुड हैं, दोनों न्यूक्लियर हैं। हमारे न्यूक्लियर की वार्निंग ना होने के बराबर है एक दूसरे को। और एक टर्म आम तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ऑफ मिलिट्री स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ सारी उम्र, तो एक टर्म है द फॉग ऑफ वॉर। द फॉग का मतलब जो धुंधलाहट होती है जंग की, वो भी बिल्ट इन करें दो न्यूक्लियर पावर्स के दौरान। धुंधलाहट ये होती है या धुंधलापन ये होता है कि आप मेरी नीयत पे शक करें या मुझे ओवर एस्टिमेट कर लें या मेरा ओवर रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हुए आप मुझसे बढ़कर रिएक्शन दे दें, जबकि मैंने सोचा ही नहीं था वो रिएक्शन देना। यानी एक मिसाइल आ रहा होगा हिंदुस्तान से, तो पाकिस्तान के पास क्या मैयर है ये सोचने में कि ये न्यूक्लियर वॉर हेड नहीं लेकर आ रहा, ये तो कन्वेंशनल बारूद लेकर आ रहा है। तो अगर पाकिस्तान ओवर रिएक्ट करता है तो ये किसकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है सेफ्टी, सिक्योरिटी और फ्यूचर? इसी 2.25 अरब जो लोग इस खित्ते में बसते हैं उनकी सिक्योरिटी और फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो ये जो डिस्कनेक्ट आपको नजर आ रहा है फौज के अंदर उनकी, पाक फिजाइया अलर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रिस्पॉन्ड जो आपने पहला सवाल किया था, पाक फिजाइया गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेकर खुले समंदरों तक अलर्ट है। और इंशाल्लाह ताला मेरी कुछ हफ्ते पहले भी प्रेसिडेंट पाक फिजाई के सरबराह से बात हुई थी, नॉट एस्केलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उन्होंने कहा था कि हम कौम को ना सिर्फ उनकी तवक्कुआत पर पूरे उतरेंगे लेकिन दुश्मन को एक खौफनाक सरप्राइज भी देंगे। कमांडर साहब, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू सी द ऑपरेशनल बेसिस, ऑब्वियसली आई वोंट टेक द नेम्स, बट ड्यूरिंग अ शूट आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू सी द ऑप्स बेस। हमें पता है और मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा हमारे लोगों को बताइए कि मेरे ख्याल से डग आउट से लेके जहाज़ तक जाने का और फिर एयरबोर्न होने का 6-5 मिनट से ज़्यादा का वक्त हमारे पास नहीं होता। ऐसे में दिन रात, चाहे वो अरेबियन सी पे फ्लाई करना हो या फिर किसी डेजर्ट पे या फिर किसी तीसरे टेरेन में, वी आर सो रेडी कि कौम जो है वो सुकून से सो सकती है, बिकॉज उनके मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं, चाहे वो मुहाफ़िज़ पानियों के हों, वो मुहाफ़िज़ ज़मीन के हों या फिर वो मुहाफ़िज़ फ़िज़ाओं के हों। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैं कर रहा था कि मैं अपने नाम से एक डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूं, तो मुझे उस सिलसिले में पूरा दिन पायलट्स के साथ मिलने का मुख्तलिफ जगहों पे
पूरा पूरा दिन उनके साथ गुजारने का मिला। तो मुझे 65 की जंग याद आ गई, मैं उससे रिलेट करना चाहूँगा। एयर मार्शल नूर खान हमारे एयरफोर्स चीफ थे 1965 की जंग में, और जंग के बाद उन्होंने ये कहा था कि मुझे मेरा मसला या मेरा डिलेमा, अंग्रेजी में कहा था कि मेरा डिलेमा ये नहीं था कि मैं अपने पायलट्स को जंग में धकेलूं कैसे। मेरा मसला ये था कि मैं अपने पायलट्स को जंग में जाने धकेलने से रोकूं कैसे। मतलब वो जाना चाहते हैं, मैं वही मोटिवेशन देख कर आया हूँ। मैं उन पायलट से बात करता हूँ, मैं काफ़ी सालों से इन टच हूँ, आज भी कनेक्टेड हूँ, और आज बल्कि सुबह तक मैं कनेक्टेड था कुछ ऑपरेशंस के साथ, सिर्फ डिस्टेंस से ऑफ कोर्स। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पायलट्स का जज्बा वही है। 60 साल में वेपन ज़रूर बदले हैं, मॉडर्नाइजेशन बहुत हो गई है, हमने एज ले लिया है बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ में, लेकिन जज्बा वही है जो 1965 में मैंने नूर खान साहब की वीडियो से सुना और आज मैं जो फिजिकली देख कर आता हूँ। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपने अपना वक्त हमारे साथ शेयर, ना सिर्फ ये अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ, एयर कोमोडोर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपने खालिद चिश्ती साहब हमारे लिए वक्त निकाला और ना सिर्फ ये अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और बहुत आई एम श्योर जो नौजवान हमें देख रहे होंगे इस वक्त, उनके जो अज़्म है उसको भी बढ़ाया होगा, उनकी मोटिवेशन को भी बढ़ाया होगा। ब्रिगेडियर वक़ार हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ओवरऑल जो सिचुएशन है उसका आपसे चाहते हैं कि आप इसका अहाता भी करें, बिकॉज द थिंग इज़ दिस के कल एक ISPR से हमने देखा कि एक प्रेशर होता है, DG ISPR कहते हैं कि भाई इनिशिएट आपने किया था, लेकिन हम डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ लेके जाना है। फिर हमारी एयरफोर्स बताती है कि वो कितने रेडी है, ना सिर्फ उनके जेट्स को वो डिटेक्ट करते हैं बट उनको फोर्स करते हैं कि वो वापस अपनी जगह पर जाएं। एज फार एज थिंकिंग, वो 2014 में मूडी आया था, फिर 2019 में सबने देखा पुलवामा में क्या हुआ, उससे वो मेयर कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान वहीं पे खड़ा है। दे डोंट रियलाइज कि उससे चीज़ें बहुत आगे चली गई। 2019 6 साल हो गए। एक तो मिलिट्री कैपेबिलिटी तीनों सर्विसेज की टेक्नोलॉजिकली बढ़ गई है, और उसमें आप कह लें कि क्वालिटेटिव इजाफा हुआ है। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा कि जो PF के पास अभी सिस्टम आए हैं, शायद तो बहुत सामने जिक्र किया हो, Tier 15 जो है 200 किलोमीटर तक अंदर मार सकता है। तो इसका मतलब है आगरा हो, श्रीनगर हो, जयपुर हो, जोधपुर हो, जो बेसिक है, वहाँ से IF फ्लाई नहीं कर सके। अभी जो 4 जहाज डिटेक्ट हुए, राफेल वो टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, और उनको वैसा लॉक भी किया गया था, मतलब वी कुड हैव शॉट देम डाउन, लेकिन चूंकि रिस्ट्रेंट है। तो ये हमारी अलग से कैपेबिलिटी, जिस तरह एयर सर्वेलेंस है। अच्छा, फिर नेवी पे आने, आर्मी पे बाद में आते हैं। नेवी के एक तो माशाल्लाह हमारे पास जो भी सरफेस फ्लीट्स हैं या सबमरीन है, एक इसकी ड्रोन कैपेबिलिटी है, कम बात होती है। मैं सिर्फ इक्वेट करूँगा कि हुतीज जो हैं, जो एक रैगटैग फोर्स है, जो कि आप कह लें यमन में लड़ रहे हैं, और उन्होंने बड़ी बड़ी नेवी का नाता बंद किया हुआ है। इवन अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर 100 दफ़ा सोचते हैं बाबुल मंदब से गुजरते हुए। जस्ट इमेजिन कि अभी कंपेयर करें पाकिस्तान की ड्रोन कैपेबिलिटी क्या होगी। मैं एक रफ फिगर बता देता हूँ कि 10,000 डिफरेंट सिस्टम से ज़्यादा है, और अगर आप स्वाम अटैक करते हैं तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मेरे ख्याल आधे घंटे में आप फारिग कर देंगे 50,000 ड्रोन से, और $1 अरब का वो जहाज है INS विक्रम। तो ये एंड वी डोमिनेट टू 1500 माइल। अगर अच्छे पे लगाएं तो ये इंडियन ओशन खत्म हो जाता है वहाँ पे तकरीबन, या नॉर्थ अरेबियन सी है। तो ये है डिटरेंस। फिर आपकी मिसाइल कैपेबिलिटी है, फिर अवाम का आप कह लें सपोर्ट है। वेस्टर्न बॉर्डर पे आपने देखा जो फॉरेन करप्शन हुआ, तो मेरे ख्याल में उनको मिसकैलकुलेट किया है भारत ने। अगर किसी ने उनको ब्रीफ किया इंटेलिजेंस ने, पाकिस्तान इज वीकेंड, बड़ी लड़ाई मसरूफ है, डिवाइडेड है, आपने देखा है कैसे जल किया है कौम ने। और अभी जो फ्रस्ट्रेशन यही है, जो प्रेपरेशन, अभी मैं 4 दिन से भारतीय मीडिया पे जा रहा हूँ जी। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बदतमीजी और जहालत का कुतुब मीनार है गोदी मीडिया स्पेशली, यू डोंट हैव सेम पीपल। लेकिन वो कहते हैं जी कि आप घबरा गए और आप तैयार हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हमारी तैयारी करें आपको घबराहट, भाई यू हैव ट्राइड टू एब्रोगेट अंडर वाटर ट्रीटी और आपने ओपन धमकी दी है, तो हम तो वैसे 24/7 जागने वाली कौम है। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम इनकी एयरफोर्स एम्बैरेस हुई थी जब अभिनंदन को पकड़ा गया था। इस दफा लग रहा है कि तीनों सर्विसेज, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, एम्बैरेस होगी। ये बड़े बुरे हालात हैं LOC पे, उस पर भी बात कर लेते हैं कि बैटल हार्डन फौज का जैसे कंडक्ट और रिएक्शन क्या है, और एक रैक टैक फोर्स आउट सिविलियन आर्मी का क्या है जो आपस में। आई थिंक इट्स द लास्ट एपिसोड दे हैव हैड, वो उनके निकली नहीं है जहनों से, इट्स स्कैरिंग देम। ये बड़ा जरूरी है कि आप, लेकिन आप पिछली जंग की तैयारी नहीं करते। हमेशा कहा था कि फोर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर लास्ट वॉर, तो उसको तो 6 साल गुजर गए। एक डेफिनेटली एक बदले किया। देखिए भारत वुड लाइक टू हैव दैट अपर एज, क्योंकि 71 की बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। मैं हमेशा इनको कहता हूँ
या चलो 800 साल में हमने हुकूमत की, उसमें एक आध लड़ाई हार जाता है, लेकिन दिस वाज बेसिकली अ फाइट बिटवीन टू ब्रदर्स, बांग्लादेश और पाकिस्तान के आप करें आपस में एक सिविल वॉर थी और आपने फायदा उठाया, वरना 65 में क्यों नहीं हार सके बांग्लादेश। तो नाउ आई टेल देम कि जी बांग्लादेश इज कमिंग बैक टू बिकम सॉर्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो एक तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट डूब गई, दूसरा अभी देखें मिलिट्री कंपैरिजन अगर आप देखें तो इनकी फोर्सेस फंसी भी हुई। अगर वॉर की बात करते हैं जिस के जर्नैल बढ़ के मारते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, मैं कन्वेंशनल वॉर की बात करूँ, न्यूट्रल वॉर तो बात की बात। इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न कमांड जो है, ईस्टर्न कमांड में 4 कोने और वो एक ट्रुप्स नहीं निकाल सकते वहाँ से, बिकॉज चाइना के साथ फड्डा हो गया 2020 में, तो सारी लग गई। इसका नॉर्दर्न कमांड है। बांग्लादेश के साथ सख्त टेंशन है, 3 रियासतों में आग लगी है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में। इसका मतलब है कि आप फोर्सेज वहाँ से नहीं निकाल सकते, बड़ी असेंशन है यहाँ पे लाना अगर आपको कुछ करना है। तो उसमें आई थिंक इवन जो नंबर्स हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक ज़माने में 3-1 की प्रायोरिटी थी, अभी वो नंबर भी नहीं है, शायद 1 to 1.5 है, और पाकिस्तान इज गुड इनफ टू फाइट 1 versus 5। एक मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि इनके अपने जो 2 शेन एनालिस्ट, एक जो है सानी है और दूसरे हैं एचएस पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। उन्होंने भी 2 आर्टिकल भी लिखे हैं सोशल मीडिया पे डाली है कि भारत इज नॉट कैपेबल ना आपकी सिक्योरिटी, बिकॉज दे बिलीव सिक्योरिटी का मतलब है कि 5 गुना फोर्स हो, कॉम्बैट पावर फिर एग्जैक्टली। और ये बाय एंड लार्ज नेटो का भी यही रहा है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, इनके अंदर से ये चीज़ें अब आ रही हैं और वक्त की कमी है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि भारत जो बर्तरी का भी वो भड़के मारता था, उसमें भी उनको डेंट लगा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक पर हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। जल्दी से पीएसएल की बात कर लेते हैं। कल सनसनीखेज मुकाबला बिल्कुल भी नहीं था, इस्लामाबाद बंडल्ड आउट और कोई सोच नहीं रहा था कि नाकाबिल शिकस्त टीम ऐसे हारेगी। तो हमारे साथ मौजूद है इमरान सुहेल, क्रिकेट एक्सपर्ट। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जीत गया सर, और लाहौर ने अनडिफीटेड टीम को हराया है, एक बड़ा जबरदस्त बूस्टर मिला है लाहौर को। देखिए वैसल भाई, अगर आपको याद हो कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 चेंजेस किए हैं और हमारे जो कप्तान हैं कौमी टीम के, वो कल खेले हैं और उनका भी दिल किया कि मैं कल खेल। तो जब आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ते हैं और आगे पीछे करते हैं चीज़ों को, तो फिर ये नुकसानदेह होता है टीमों के लिए। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शायद इसलिए किया हो कि वो अपने आप को थोड़ा चेक करना चाह रहे हो कि बेंच स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन दुनिया भर में जब टीमें जीतती हैं तो वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ती है। और मुझे लगता है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसका नुकसान होगा। तो कॉम्बिनेशन बनाना इतना आसान नहीं है। आप देखें कोयटा ग्लैडिएटर को जिस तरह उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बनाया, विनिंग ट्रैक पर अब चले हैं, तो उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है सबके लिए। तो इस तरह लाहौर के अंदर भी पहले बॉटम पे थी, वो भी मैच हार रही थी अपने इब्तदाई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको मोमेंटम बन गया और वो भी अब विनिंग ट्रैक पर चल पड़े। मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक टेस्ट किया है अपने प्लेयर्स का, हो सकता है ये टेस्ट उनको नुकसानदेह भी उनके लिए साबित हो। Probably they were preparing for the crucial matches ahead. I mean 5 consistent wins उनके पास आ गए थे। दूसरा कल मिसफील्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा थी। क्या वो ओवर कॉन्फिडेंट भी थे? They thought they'll win because वो ऑलरेडी जीत रहे हैं और चेंजेस वो पहले दूसरे मैच से ही मेरे ख्याल में वो अपने चेंजेस तो कर ही रहे हैं। एक आध प्लेयर जा रहा है, एक आधा प्लेयर आना जाना, वो क्योंकि अगर वो फॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे आप बैंक से कोई प्लेयर उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन 5 चेंजेस करना ये समझ से बाहर है कि आपने 5 प्लेयर्स को चेंज कर दिया और उसको ला के चेक कर लिया। और इसका नुकसान हमेशा होता है, कभी भी अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं तोड़ना चाहिए। जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर उसे निकालें, अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को लेके चलें। और मुझे लगता है कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगले मैच में भी ये अंदाजा हो जाएगा कि विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ने का क्या नुकसान होता है। आई होप कि वो जो उनका ट्रैक है विनिंग, वो उसको दोबारा से मोमेंटम में लें। एंड व्हाट अबाउट द फील्डिंग? कल हर जगह से, चाहे वो आजम हो, चाहे वो हुनैन हो, 3 एग्जैक्टली मिसफील्ड भी हुई, कैचेस भी ड्रॉप हुए और सारे अपने प्लेयर से हुए, लोकल प्लेयर्स। देखिए अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान का आज का नहीं, बड़ा पुराना मसला है। हमने कभी फील्डिंग को तवज्जो दी नहीं। हम अपने 25-30 रन हमने बचाने होते हैं, वो हम एक्स्ट्रा करवा जाते हैं। इससे 50 रन का मार्जिन जो है वो डिफरेंस नजर आता है हमेशा किसी ना किसी टारगेट के अंदर। तो अगर इन जगहों पर फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को ठीक करेंगे तो फिर लोगों को पता है कि हम कैसे फील्डर हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है इंटरनेशनल टीमों को, वो अपनी फील्डिंग से भी मेहनत करते हैं, अपनी बैटिंग और बॉलिंग से भी। हम सिर्फ क्या करते हैं,
हम कहते हैं किसी दिन किसी की लक चल जाए, कोई प्लेयर परफॉर्म कर जाए, बस हम इसी चक्कर में रहते हैं, किसी दिन को 100 कर जाए, किसी दिन को 4 आउट कर जाए, फील्डिंग की तरफ ध्यान नहीं देते। आप अंदाजा लगा लें, हम किसी को बॉडी शेमिंग की तरफ नहीं जाना चाहते हैं कि जबरदस्ती जब आप टीमों के अंदर अनफिट लोगों को डालेंगे। मैं आजम खान साहब की बात कर रहा हूं, अरे जिस तरह वो खेलते सर, You didn't have to say it. We इमरान got भाई it. आपको जरूरत नहीं थी ये कहने की, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो रहा है। Obviously आप हो देख लें, वो बैट के आगे लंच फॉरवर्ड करके स्वीप नहीं मार सकते, ठीक है सर, वो अब हुक पुल नहीं कर पा रहे हैं। और कल एक सीधा बॉल, ऑल्दो के इट वाज वेरी पेसी, लेकिन आप देख वो नीचे नहीं जा सकते। हाँ। वो क्या कर सकते हैं फिर, वो करें क्या, फिर उनका क्या करें हम? Also, he is vulnerable behind the wicket. अच्छा, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रेडिट गोज टू उनकी फ्रेंचाइजी जो उनका वजन उठा रही है। मुझे उन पे बड़ा नाज होता है कि वो बड़ा काम कमाल का कर रहे हैं कि इनका वजन उठा के मोइन खान साहब के बेटों को लेके चल रहे हैं। ये ज्यादती है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, आप किसी यंगस्टर्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आपको याद हो रोहेल नजीर अंडर-19 टीम का एक विकेट कीपर था, बड़ा अच्छा बैट्समैन, उसको क्यों नहीं लेके आ रहे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप किसी को भी खिलाया जाए, कल को मैं टीम खरीद लूं, फैसल भाई टीम खरीद लें और दिल करे मोहल्ले के लड़के खिलाएं, थोड़ी होता है। और रोहेल नज़ीर की आपने बात की है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसी सर्किट से। अली रज़ा, ही इज़ डूइंग सो गुड, इतना ज़बरदस्त कर रहे हैं। सो खैर इस पे तो होती रहेगी बात। आज डबल हेडर है, मैं चाहूँगा हल्का हल्का उस पर भी हम बात कर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बल्कि इस पे बात कर लेते हैं कि कल बड़ा अहम बयान दिया बाबर ने। मैचेस पे तो हम बात करते रहेंगे, बाबर ने बड़ा अहम बयान दिया है इमरान कि जी मेरे भी मुंह में ज़बान है, मैं भी बात कर सकता हूँ। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जी जितना मैंने फ्लक्चुएट किया है अपने ऑर्डर में, उतना तो किसी ने नहीं किया। देखिए, बाबर की बात ठीक है, बाबर अगर परफॉर्म कर रहे हो तो उनकी बातें सुनने को भी तैयार हैं, और जब वो परफॉर्म कर रहे थे हम उनकी बातें सुनते थे। कौन कहता है कि आपको लगता है कि बाबर जिस नंबर पर चाहें वो ना खेलें? वो कोई भी नंबर एक्सेप्ट करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। आज वो T20 में ओपन कर रहे हैं अपनी टीम की तरफ से, जब वो नेशनल टीम जाते हैं तो वहाँ वो वन करते हैं, और वहाँ जाकर फिर अगर उन्हें कहा जाए कि आप ओपन क्यों कर रहे हैं, तो फिर वो वहाँ कहते हैं जी मुझे टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता है, मेरे ऊपर प्रेशर होता है और मैं करता हूँ। भाई आप अपनी क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आप कहें ना उनको, खिलाएं आप अपने उनके। बिल्कुल जी, बाबर आजम की बात है, उसके ऊपर तो अब पूरा पाकिस्तान ही कोई ना कोई कमेंट कर रहा है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं उम्मीद करूँ कि हमारी कॉफी भी आ जाएगी। यू टेक अ ब्रेक एंड वील टेक होपफुली। एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कंटिन्यूइंग विद द थिंग कि जो भारत कर रहा है, अब एक और चीज़ सामने आई है। खुफिया एजेंसी रॉ का पाकिस्तान के खिलाफ घिनौना मंसूबा सामने आया है, और कश्मीर में दहशत गर्दी करने का उनका मंसूबा था, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने का मंसूबा था। जाली हमले के बाद मीडिया फौजी चालों का इस्तेमाल भी किया जाएगा, ये लीक्स अब हो गई हैं। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो अब ये समझ में आ रहा है मसूद साहब आहिस्ता आहिस्ता कि ये मैं ये तो नहीं कहूँगा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल बिल्कुल भी नहीं था, बस ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान ही था जो कि अब अपनी मौत आप ही मर रहा है, और इसमें उनकी इंटेलिजेंस जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट और ये सारी चीज़ें तो अब दुनिया के सामने चीज़ें खुल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हम कह सकते हैं इट वाज ए फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो करने की कोशिश की लेकिन उसमें फेल हो गए वो, जिस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मुतमईन नहीं कर सके हैं, सब डिप्लोमेट्स को बुला के मुतमईन नहीं कर सके, और इंटरनेशनल जहाँ जितने लीडरों से इनकी बातचीत हुई वहाँ उनको मुतमईन नहीं कर सके हैं। इंटरनेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया बराबर लिख रहे हैं कि आप एविडेंस लेके आएँ और उसमें सबूत दें। न्यूयॉर्क टाइम में कोई 3 आर्टिकल लिखे हैं, इकोनॉमिस्ट ने एक एडिटोरियल लिखा है, और बाकी इस तरह सब लिख रहे हैं। इवन अंदर इंडिया के अंदर से भी बात लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं। इट वाज की सिक्योरिटी लेयर था, इंटेलिजेंस फेलियर था। लेकिन सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट यही बनता है, हाई मिलिट्राइज एरिया सिक्योरिटी जोन था, क्योंकि यहाँ पे पहले भी वाक़यात हुए थे, और फिर ये है कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत बड़ी हैवी प्रेजेंस होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लेकिन उस दिन जब ये वाक़या हुआ, दिन दहाड़े वाक़या हुआ, कोई वहाँ पे रिएक्शन करने 1.5 घंटे तक तो कोई नहीं आया।
सो उस तरह से यही लगता है कि ये सारा प्लान था उसमें फेल हो गए हैं। लेकिन अब सिंस उन्होंने एक हाइप क्रिएट किया और एक गवर्नमेंट ने हिस्टेरिया क्रिएट किया, फिर उनके मीडिया ने जिस तरह वार हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ है, अब वो इनके पास फेस सेविंग के अलावा के लिए कुछ ना कुछ वो कार्रवाई करना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर बिल्डिंग जो ये एक्टिविटीज हम देख रहे हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, या उनकी मीटिंग्स दिखा के हमें मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ वो आर्मी चीफ्स और दूसरे लोगों से मिल रहे हैं, तो वो भी एक मैसेज चाहते हैं। तो ये है। बट पाकिस्तान ने, जिसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेड इट क्लियर कि वी एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट हम रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगे। इफ वायलेशन होती है हमारी सॉवरेनिटी की, फिर हमारे जवाब होगा वो बिल्कुल सख्त होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि जब आप खुद अपने जो आपकी नेशन होती है उसको फीड कर रहे होते हैं, बार बार उनको बता रहे होते हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ उनकी सोच को ले जाते हैं, रेडिकलाइजेशन की तरफ अपनी कौम को लेकर जा रहे होते हैं, फिर इस किस्म का कोई भी एडवेंचर जब आप कोशिश करते हैं पुट अप करने की, तो फिर उनको आपको सेटिस्फाई भी करना होता है। एक तो ये दे स्टार्टेड इट। द सेकंड थिंग इज, अब उनको मुश्किल ये हो रही है कि कुछ तो करना है मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जो अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं कि जी वाई इंडिया डिड नॉट डू एनीथिंग आफ्टर पुटिंग अप दिस ड्रामा, उन लोगों को भी सेटिस्फाई करना मेरे ख्याल में उनके लिए अब ज़रूरी हो गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखें ना कि एक तो आरएसएस है, आरएसएस बेसिकली हम समझते हैं 1925 में बनी, और इनका कंसेप्ट यही था कि हिंदुत्व है, और जिनका मकसद ये है कि इंडिया के अंदर हिंदुओं के अलावा किसी का यहाँ पे स्कोप नहीं है, ना मुसलमान यहाँ रह सकते हैं, ना यहाँ ईसाई रह सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर वो कन्वर्ट हो जाए वापस घर वापसी का जो कंसेप्ट दे रहे हैं, तो फिर ये बात हो सकती है। और वो कहते हैं कोई सेकुलर नहीं है, जिस हिंदुत्व रिपब्लिक है। सो एक किस्म की जिस तरीके से हमने वाक़यात देखें जब वहाँ जो मसाले मुसलमानों के साथ हो रहे हैं मेन लैंड में, या मणिपुर में क्रिश्चियंस के साथ हो रहे हैं, दलित के साथ जो हो रहे हैं, सिखों के साथ जो हो रहा है, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भी हो रहा है। सेफ्रोनाइजेशन जब हम बात करते हैं कि वो कोशिश यही है, हर तरफ से वो चाहते हैं आरएसएस का, संघ परिवार का, इनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहे, इनका कंट्रोल रहे। देखें ना, बीजेपी तो एक पॉलिटिकल फ्रंट है ना, पार्टी है, इसके पीछे कंट्रोल तो संघ परिवार का है, डिक्टेशन तो उनकी चल रही है। सो देयरफॉर उनका प्रेशर है। देखें कि जब पुलवामा हुआ, पुलवामा को बेस करके 370-35A को ख़त्म किया, अब पहलगाम करके इंटर वाटर ट्रीटी के अगेंस्ट चले गए। तो ये बज़ाहिर यही लगता है कि ये इनके खुद बनाए हुए आइडियाज़ थे, और इनको इम्प्लीमेंट करके एक ऐसी देखें, इनके वैसे भी मंशूर में शामिल था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करेंगे। 2015 से ये बात कर रहे थे। तो दिस वाज वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी दे क्रिएटेड, और एक सिचुएशन उन्हें क्रिएट की है। और वैसे भी देखें, मोदी साहब का ग्राफ है गिरता जा रहा है। उनकी हुकूमत दो पार्टियों पर डिपेंडेंट है, वन इज जनता दल यूनाइटेड, द अदर इज तेलुगु देशम पार्टी। एक भी पार्टी हट गई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। सो इनके लिए बड़े मुश्किलात मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल में अभी एक प्रेशर बिल्ड हुआ है, और दे आर आल्सो बिल्डिंग अकॉर्डिंगली कि कुछ ना कुछ ये होगा, लेकिन रिस्पांस हमारा जो होगा ये याद रखिए। डेफिनेटली लुक्स लाइक कि वो ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लुक्स लाइक कि वो प्रिपरेशन यही करें कि को लग रहा है कि अगली बारी नहीं आने वाली उनके लिए, और इसी वजह से वो कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार फिर फना सरकार। तो नॉट अगली बार, प्रोबेबली नॉट अगली बार ये वाली सरकार। चलिए, और हम अगली स्टोरी जो है हमारी, वो भी इसी से रिलेटेड है, इंसानी हमदर्दी पर रिलेटेड है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें कि जिनके सामने इंसानियत है ही नहीं। फॉल्स फ्लैग, उसके बाद जो भारतीय थे उन्होंने पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। कल वो मनाज़िर हमने देखे कि 40 साल से कश्मीरी खातून जो वहाँ रह रही थी, शादी करके गई थी आज़ाद कश्मीर से, वहाँ उनको भी अब वहाँ से बाहर जाने का कह दिया, उनको वापस भेज दिया है। बहुत से लोगों को बगैर इलाज करवाए ही वापस भेज दिया जा रहा है। शाहिद साहब हैं, शाहिद अली, बच्चों के इलाज की गरज से वो 7 बरस से इंडियन वीज़े के उसूल की कोशिश कर रहे थे। वो कामयाब हुए। 21 अप्रैल को जो है उनकी बेटी मनसा और अब्दुल्ला भारत में वाक़ अस्पताल था, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, लेकिन फिर हुआ आपको सामने ही है कि क्या कुछ हुआ। उन्हें भी भारत ने वहाँ से जाने पे मजबूर कर दिया। तो शाहिद साहब, अब्दुल्ला, मनसा, उनकी वाइफ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शाहिद साहब अपनी कहानी आप खुद बताइए, क्या कुछ हुआ है, और उस पर फिर अब तक यहाँ से कोई एक्शन हुआ है, नहीं हुआ है? मुस्तफ़ा कमाल साहब ने नोटिस लिया, फिर क्या हुआ?
जी, हम लोग ये जो है बाकी को सारी स्टोरी आपने बता दी है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को हार्ट इशू का जिसकी सर्जरी पाकिस्तान में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्जरी थी तो नहीं हो रही थी। हमने इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 21 अप्रैल को हमने यहाँ से गए, बॉर्डर क्रॉस किया और 22 अप्रैल से डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की और ब्लड टेस्ट वगैरह की। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम 26 अप्रैल को इन दोनों की सर्जरी करेंगे। सही। लेकिन फिर ये वाक़या हो गया कि वो पहले उन्होंने 41 वर्ष में अल्टीमेटम दे दिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, फिर उन्होंने हॉस्पिटल वालों को कहा जितने भी वीज़ा में भी मेडिकल वीज़ा पे भी आए उनको भी बांधें। फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की कि भाई ये बच्चे एडमिट है, इनकी सीरियस सर्जरी है, इनकी सर्जरी करने के तो उसमें फिर डॉक्टर्स ने भी हम कोऑपरेट किया। उन्होंने अपनी सर्जरी 25 और 24 अप्रैल की कैंसिल की और हमारी सर्जरी को रीशेड्यूल किया। लेकिन फिर भी FRO जो उनका फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उन्होंने बोला नहीं, इनकी सर्जरी होगी, फिर इनको बच्चों को ICU में रखना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा, आप इनको निकालें बगैर सर्जरी के। फिर उधर हमारे पास डेली रूम में पुलिस के जो लोकल SHO या कोई इस तरह उनका डेजिग्नेशन था, वो डेली आके के पूछ के वो हमदर्दी भी शो करके के, लेकिन बोल के सरकार का हुक्म है, आपको उनके जाना हाथ में नहीं था जी। अच्छा, हमें जब हमने ये कहानी पढ़ी और फिर आपकी वीडियो भी देखी तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि शायद ये इस तौर का होगा कि उन्होंने इंगेज ही नहीं होने दिया होगा आपको उनकी सरकार ने। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से इवन अस्पताल से भी रिक्वेस्ट गई थी कि ये बच्चे हैं, एक तो माइनर हैं, फिर इनका ऑलरेडी इलाज कुछ ही दिनों में स्केड्यूल है, तो आप इनको छोड़ दें। उसके बावजूद भी नहीं सुनी गई बात और आपको निकाला गया। क्योंकि होता क्या कि जब मास्टर्स में लोगों को निकाल रहे होते इकट्ठे तो नहीं भी बहुत सारे केसेस पता चल पाते, तो इस तरह की कोई सिचुएशन बन जाती। लेकिन आपके बारे में तो उनको पता था कि पक्का भी था और ये कि एक इंटरव्यू उनके लोकल TV न्यूज़ चैनल है हरियाणा अब तक, उन्होंने मुझसे लेकर की। उन्हीं के थ्रू मैंने अपील भी की कि मेरी बच्चों का मैटर है, इंसानियत जो है जंग के होके हुए भी इंसानियत से बड़ा मज़हब नहीं होता है। हॉस्पिटल या एम्बुलेंस पे आप नहीं करके। वो इंटरव्यू एक दिन चला, बल्कि रात को ही जो है उनके पेज से डिलीट हो गया। अच्छा, ये यानी कि यहाँ तक असर रसूख था। अच्छा, अब यहाँ पे आप वापस आए हैं, मैं चाहूँगा आप बताइए क्या चाह रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर सेहत ने आपसे रब्ता किया, क्या सिचुएशन है? बस उन्होंने नोटिस को ले लिया है, लेकिन मुझे जो है पाकिस्तान में उम्मीद लिमिट लगती है। तो मैं अगर फेडरल गवर्नमेंट से को रिक्वेस्ट है, दूसरे जितने भी लोग प्राइवेट लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि मेरी हेल्प करें। क्योंकि मैं अब इंडिया में थोड़ा जो है कम कॉस्टली होता है, इसलिए मैंने कर लिया था। अब अमेरिका और जो है लंदन में जो है ये बहुत कॉस्टली है, मैं नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे मेरी हेल्प आउट करें तो मैं वहाँ पे जाके इलाज करा सकूँ। क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी 9 साल का मेरा बच्चा है। मैंने यहाँ पे पूरे 9 साल पाकिस्तान के हर इंस्टीट्यूट में AFICV की NICV की मैं ट्राई कर चुका हूँ। दूसरी बात यह कि उधर डॉक्टर्स ने कहा आपको काफ़ी डिले हो गई है, ये मेरा बच्चा 9 साल का है, 2 महीने में ये सर्जरी हो जानी चाहिए थी। को अभी तक इनकी 2 मेजर सर्जरी होनी है इन दोनों बच्चों की। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या हार्ट कंडीशन है ताकि पता चल सके थोड़ा सा और। जी, ये अभी यहाँ से 10 कदम भी नहीं चल सकते और इनके ये नेल्स ब्लू है। कल इनके जो है हार्ट रेट बढ़ा हुआ था क्योंकि ट्रैवलिंग की, तो वो बोले कि इस्लामाबाद आ जाए। मैंने कहा इस्लामाबाद नहीं आ सकता, 70 आवर्स की इन्होंने ट्रैवलिंग की है। यहाँ को आप एयर ट्रैवलिंग अरेंज कर दें मेरे लिए, मैं को अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप एयर ट्रैवलिंग अरेंज कर दें तो मैं आ जाऊँ। आप भले जितने जो भी आपने बोर्ड बनाया मैं उनको भी सारी कंडीशन खाने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी मेजर अपील यही है फेडरल गवर्नमेंट से और प्राइवेट जितने भी मुस्तहिक लोग हैं कि भाई मेरी हेल्प आउट करें तो मैं इनका किसी अच्छे मुल्क में इलाज करवा सकूं। अच्छा, अमीन साहबा आप भी इनके हमरा गई थी भारत, तो थोड़ा सा आप भी बताएं कि क्या वहाँ हुआ है और अब आप क्या चाह रही हैं? बस समझ में नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं उनके, मतलब बच्चों का तो इलाज कर देना चाहिए था उनको, क्योंकि इतनी मुश्किल से हमने कोशिश की थी। ऊपर से छोटा बच्चा छोड़ के गए थे हम लोग, ये बच्चा हम छोड़ के गए थे। अच्छा जी, इसको नहीं लेके गए थे क्योंकि इनका ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन था, करवाना ज़रूरी था। उनको देखती या इनको देखती,
लेकिन पीछे से ये भी परेशान हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप लोगों का वो सफर, वो वक्त, वो तकलीफ, वो तो जाहिर सी बात है, माँ के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ये अभी 8 महीने का है, तो मदर फीड पे था, वो इसकी छुड़वानी पड़ी उसकी वजह से। बहुत सफ़र किया हमने, वो बस नहीं हो सका। अभी यहाँ पे ही हेल्प कर ले कोई, ताकि हम अपने बच्चों को करवा सके ना, क्योंकि इस कंडीशन में अभी एक हॉस्पिटलाइज होता है तो दूसरा घर पे होता है, तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए, बहुत मुश्किल। शायद साहब, कितना खर्चा हो गया था आने जाने का आप लोगों का ये सारा? जी, आने जाने का वैसे उधर टोटल एस्टिमेट 10 मिलियन का था, लेकिन जो मेरा तकरीबन 10 से 12 लाख रुपया एक्सपेंस हो चुका है वहाँ पे। जो उसमें टेस्ट वगैरह, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन थी, हॉस्पिटल डॉक्टर कंसल्टेशन, जाहिर सी बात है ये ट्रीटमेंट लोगों को डॉक्टर से 6-7 डॉक्टर के बोर्ड होते हैं, फिर हर किसी की कंसल्टेशन अलग होती है। एक इनकी रिपोर्ट है सिटी एंजियोग्राफी, वही 1.5 लाख रुपए की, को 1.25 लाख रुपए की। एक बच्चे की तो वही रिपोर्ट है। उसके बाद ट्रैवलिंग हुई, वहाँ पे रिहाइश है और फूड वगैरह है, तो उसमें तकरीबन मेरा 10 to 12 लाख एक्सपेंस हो चुका है। आपने अभी एक बात की इस्लामी, ये किसने आपको इस्लामाबाद बुलाया है? कौन सा कोई हॉस्पिटल है, कोई डॉक्टर है? जी, AFICVD का मैं बोल गए, उन्होंने समरी भेजी है कि हम आपकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं और रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये बोला, हालांकि जो इंडिया से मैंने ये 1.5 लाख 1.25 लाख की रिपोर्ट दी है, ये मेरे पास पड़ी हुई है, और उन्होंने कहा बच्चों को भी हम देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, आप कल वो रिपोर्ट देख सकते हैं। सही। तो अब क्या ये मुमकिन है आप लोगों के लिए, क्या उन्होंने ये सहूलत दी है कि आप ये रिपोर्ट्स वहाँ पहले भिजवा दें, आप खुद वहाँ चले जाएं, या कोई भी इस तरह की, या कोई क्या इतना वक्त है भी हमारे पास? हाँ, और क्या एक बच्चे को कम से कम वो बुला लें, या कुछ प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए क्या बात हुई है? यही मेरी उनसे कन्वर्सेशन 2 दिन 3 दिन का, वही मैंने उनको बोला है कि बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे हैं। कल इसकी हार्ट रेट बढ़ गया था, तो अभी भी हम इसको हॉस्पिटल लेकर जा रहेंगे थोड़ा चेकअप कराने के लिए। प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है, और रिपोर्ट को मैंने उनको व्हाट्सअप की हुई है, मीडिया चैनल पर भी। मैं जब इंडिया में ही था तो मैंने भेज दी कि मीडिया पे चल रही हैं, उनसे उन्होंने चेक भी कर लिया है जो इशू है, और वो उन्होंने इशू भी डिजीज़ भी फाइंड कर ली है जो भी है उस पर। वही होना वही है, मुझे जो 9 साल से मैं पाकिस्तान में मुझे डॉक्टर ने किया है। बिल्कुल ठीक है शाहिद साहब, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी आवाज़ विफाक और सिंध हुकूमत तक लेके जाएं। एक केस मैं पर्सनली बिलावल भुट्टो साहब के पास, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शफात, वो लेके जा चुके हैं और उस पर काम हो भी चुका है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म की तवस्सुत से बिलावल साहब और जितने भी तर्जुमान हैं, मैं दरख्वास्त भी करूँगा अपनी टीम से कि फ़ौरन से उनसे रब्ता करें, उन तक ये केस पहुँचाए। किसी का भी इसमें इसकी मदद शामिल हो जाए इस काम में, वो सबसे ज़रूरी है। मुस्तफा कमाल साहब भी इसमें एग्जैक्टली, और कोई सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन भी अगर वो देख रही है, क्योंकि वो कह रही है कि अगर प्राइवेटली भी ये बहुत कॉस्टली है, तो अगर प्राइवेटली भी कोई इन्हें करवा सकता है, अप्रोच कर सकता है, किसी दूसरे मुल्क में भी इनको भिजवा सकता है, एनी काइंड ऑफ हेल्प आई थिंक विल ऐड, और कतरा कतरा ही दरिया बनता है। सो देयर कैन बी 2-3 ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जो कि मिलके इनकी हेल्प कर सकते हैं। सो एनीबडी हु इज वाचिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज आप हमारी टीम से राब्ता करें। बट आई एम श्योर कि सिंध गवर्नमेंट कैन टेक इट सिंगल हैंडेडली। बिल्कुल सिंगल हैंडेडली ये हो सकता है। तो तमाम मेरी गुजारिश है कि पहुँचाया जाए फ़ौरन से। शाहिद साहब, अमीन साहबा, बहुत शुक्रिया। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत दुआएं। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका मैसेज जो है वो मुख्तदर लोगों तक पहुंचे ताकि मसला हो सके। हमें ब्रेक लेना, उसके बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद जनाब। खेल के आलमी मैदान में पाकिस्तान अपना नाम बना रहा है। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और साथ ही 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल इस टीम ने जीते। नेपाल के शहर खटमंडू में ये मौजूद थे, वहाँ पर ये चैंपियनशिप हो रही थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ख़ुद इन्होंने अपने जज्बे को बुलंद करते हुए वहाँ तक पहुँच के इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। और इस बड़े इवेंट में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 6 मेडल्स जीते। इसके अलावा अंडर 15 मिक्स डबल्स में जुनैरा खान ने सिल्वर,
और अंडर 15 बॉयज़ टीम में अबू हुरैरा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ओके, आई थिंक जुनैरा वाज इन अंडर 19 मिक्स्ड डबल्स, तो हम उनसे पूछ भी लेते हैं। तो दोनों बहन भाई हैं, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैरा और अबू हुरैरा, आप दोनों को वेलकम करते हैं। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह, मुबारक हो भाई आप दोनों को। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू सो मच। और मैं बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने हमें अपने चैनल पे बुलाया, इनवाइट किया हमें, और बाकी हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिस वजह से हमें खुद बहुत अपने पे प्राउड फील होता है। अच्छा जुनैरा, आप बताइए कि आपका कैसा रहा पूरा टूर्नामेंट? कौन कौन से सख्त हरीफ थे जो आपके मद्दे मुकाबिला आए, जिनको आपने हराया? मेरा ये टूर्नामेंट बड़ा अच्छा गुजरा माशाल्लाह से। इसमें पहला जो क्वार्टर फाइनल मैच था वो था नेपाल के साथ। वो हम मतलब 2-1 हो गया था हमारा, हम पहली गेम जीते थे, फिर वो 2 जीत गए थे, फिर चांसेस कम हो गए थे हमारे जीतने के। फिर हमने कम बैक किया और एक और गेम जीत गए 2-2 करके, फिर हम वो जीत गए थे, सेमी में गए थे। सेमी हमारा आसान था, हम 3-0 जीत गए, आखिर में फाइनल आ गए, इंडिया से आ गए। कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आई एम श्योर इस पूरे इवेंट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा एंड नेक्स्ट टाइम यू विल डू इवन बेटर। यू ऑलरेडी डिड अ ग्रेट जॉब। अबू हुरैरा, मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जुनैरा के मुकाबले? जी, मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन हमारा हार्ड लक होगी और नेपाल से हम सेमीफाइनल में हार गए। उससे पहले हमने मालदीव को 3-0 हरा दिया था हमने क्वार्टर फाइनल में। सही सही। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि यहाँ से वहाँ तक का सफ़र, वहाँ इतनी और टीम्स आई हुई थी, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, वापस क्या सीख के आए? मतलब जो इंटरेक्शन होता है जब आप दूसरे प्लेयर्स को खेलते हुए देखते हैं, तो क्या समझ में आया कि ये चीज़ें जो है ना पाकिस्तान में हो सकती है, वहाँ यहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिस मिसिंग है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपने सीखी? सबसे जो बड़ा हमें लगा वो था कोचिंग। पाकिस्तान में या रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्रॉपर कोचिंग सेटअप नहीं है हमारे लिए, जिस वजह से हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। हॉल्स जो हैं वो अनप्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल लोगों से लाइक भरे होते हैं, लेकिन हम उनके साथ रोज़ खेलते हैं। मगर जब हमारे कोई टूर्नामेंट से करीब आते हैं, हमें वो प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो हमें टाइम और वो डेडिकेशन के साथ करनी होती है, वो हमें टाइम नहीं मिलता, वो प्रॉपर कोचेज़ नहीं मिलते, और ना वो इधर पाकिस्तान में लाइक प्रॉपर प्रोफेशनल हॉल है जो है, तो वो इस तरह उनके हालात हो जाते हैं। और हुरैरा, आप भी मुझे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें। चलिए, आप लोग जीते माशाल्लाह से, 1 सिल्वर, ब्रॉन्ज, ज़बरदस्त। किसी हुकूमती नुमाइंदे का, किसी का आप लोगों को कोई फ़ोन, एनीथिंग, एनी अप्रिसिएशन? जी, एक मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस तरह बाकी टीम्स आई थी दूसरे कंट्री से, उस तरह पाकिस्तान के साथ एक कोच भी नहीं थे, तो ये थोड़ा एक इशू था। लेकिन अगर कोच जिस तरह बाकी टीम के साथ सारे प्रोफेशनल कोचेज़ आते हैं, उनके अपने जो भाई चाइना से, जो कि टेबल टेनिस की सबसे बेस्ट कंट्री है, वहाँ से उनके और कोचेज़ की अपनी ट्रेनिंग होती है। वो वहाँ से ट्रेनिंग करके कोचेज़ इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ बहुत अच्छे होते हैं। उन इंडिया के पास जिस तरह आप देखें, उनके पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। उनको जिस तरह उनके जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े वाले टेबल टेनिस के, बहुत नोन फेमस ब्रांड्स हैं, उन्होंने उनको इंडिया को स्पॉन्सर किया होता है टीम को। उनके पास फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास हॉल्स हैं टेबल टेनिस के प्रॉपर, जहाँ पे वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं, 5 to 8 आवर्स की ट्रेनिंग करते हैं, वो प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग पूरी प्रॉपर करते हैं। और उनके पास जितने गैजेट्स है देख लें, जिस तरह हमारे पास रैकेट्स होते हैं, अपने रबर्स होती हैं, वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, हम फाइनल तक पहुंचे हैं। अगर हमें ये सारी चीज़ें मिले, इक्विपमेंट मिले, हमारी वो स्पोर्ट हो, हमारी वो आपसे पूछ रहे थे अभी फैसल, आपसे इसीलिए पूछ रहे थे कि जब आप लोग वापस आए हो तो यहाँ किसी ने आपसे राब्ता किया है कि बहुत अच्छा किया, ब्रॉन्ज जीता, अब यहाँ से हम आपको टेकअप करते हैं, आपकी ट्रेनिंग वगैरह की जिम्मेदारी लेंगे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में? अभी तक से बॉल नहीं की है। और बाकी जो जिन्होंने हमें स्पोर्ट में थे, फेडरेशन वगैरह जिनकी ज़्यादा स्पोर्ट थी, स्कूल ने हमारी सबसे ज़्यादा सपोर्ट की, उन्होंने ही हमें किया। कांग्रेचुलेशन सबसे ज़्यादा आप लोगों के, आप भी पहले आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैरा, बहुत शुक्रिया अबू हुरैरा आपका भी, आप दोनों ने हमसे बात की। भाई, मार्केटिंग का दौर है, तो बहुत सारी ब्रांड जो इस वक्त हमें देख रहे हैं ना, वो भी इन्हें स्पॉन्सर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ये बच्चे जाएंगे ना, आपकी ब्रांड साथ साथ जाएगी। सो आई थिंक वी नीड सच काइंड ऑफ ट्रेमेंडस पॉइंट फ्रॉम हियर। एब्सोल्युटली। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि मैं जिक्र करना चाहूँगा बाकी उन बच्चों का भी
जो इसमें जीते हैं। और इसमें हमारे पास अंडर 15 बॉयज़ सिंगल में सिल्वर है अब्दुल मोहम्मद खान का। इसके अलावा अंडर 15 मिक्स डबल में सिल्वर है अब्दुल मोहम्मद खान और जुनैरा खान का। इसके साथ फिर अंडर 15 बॉयज़ डबल में ब्रॉन्ज़ है अब्दुल मोहम्मद खान, नूर खान। फिर जुनैरा और ताहा बिलाल का अंडर 19 मिक्स डबल में ब्रॉन्ज़ है। फिर अब्दुल मोहम्मद खान, ताहा बिलाल, आतुल मनान माही और मूसा आसिफ, उनका जो है ब्रॉन्ज़ है। सो द थिंग इज के सादिया, यू नो, टेक इट अवे, इतना ज़बरदस्त टैलेंट है हमारे पास। टैलेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारे सारे, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं मैं बताऊं जहां पर टेबल्स मौजूद हैं, वहां पर इक्विपमेंट भी मौजूद है, लेकिन वहां पर कोचेज़ और वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो एक तो ये है कि प्रैक्टिसिंग वगैरह बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन छोटे लेवल से अगर इनको छोटे मोटे स्पॉन्सर्स मिल जाए ना, तो इन बच्चों के लिए मोटिवेशन भी बढ़ेगी और इंटरनेशनली आपका नाम भी बढ़ेगा। तो जब आपका इस तरह का टैलेंट नज़र आए भाई, उसको ज़रूरी प्रमोट किया करें। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे कि आप सबको ही पता होगा, वो तमाम तर लोग जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मज़दूर मना रहे हैं छुट्टी करके। रियासत का सबसे कमज़ोर तबका, फैक्ट्री मुलाजमीन हो, दफ्तरी मुलाजमीन हो, सनती कारीगर हों, तालीमी इदारों के टीचर्स हों, तिब्बी मराकज़ के पैरामेडिक स्टाफ हों, तमाम तर मज़दूर जो हैं, वो शायर जिसे कहता है ना, है तल्ख बहुत बंदा है मज़दूर के औकात, तो बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में 10 साल की उम्र तक के जो 14 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हैं जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, और ज़रई शोबा है। और इसके साथ साथ एक जो आप फुटेज देख रहे हैं सादिया, आई शॉट दिस माई सेल्फ, और ये थरपारकर थोड़ा पहले शादी लार्ज आता है इलाका, और वहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से एक तो ये इसके ऊपर जो चढ़ रहे हैं, फैसल मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, साइड से धुआं निकल रहा है, ये है क्या? ये भट्टा है, ठीक है, इस भट्टे में कोयला बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन उसके ऊपर वो शख्स चढ़ा हुआ था, वो बच्चा है, शख्स भी नहीं है। अच्छा, ये वो है 16 ईयर ओल्ड लड़का, ये वो भट्टा है जिसमें ईंट बनती है। और अब आप सोच लें कि अभी इस वक्त कराची में कितनी गर्मी, तो वहाँ कितनी होगी। ये खातीन भी यहाँ पे काम इसी तरह कर रही हैं। ये छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। 10 साल से भी छोटा बच्चा, 10 साल से भी छोटा बच्चा है। और सिचुएशन ये है कि, और ये खातून देख, ये हामला खातून थी जो यहाँ पे काम कर रही हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे अपनी जिंदगी तो डेंजर में है, लेकिन उस बच्चे की भी जिसको अपने पेट में पाल रही है, उसकी जिंदगी भी डेंजर में, लेकिन मजबूरी के तहत ही लोग, क्या पता सादिया के डेंजर क्या होता है, जो हैंड टू लिव दे आर लिविंग। एंड द सिचुएशन इज कि ये बॉन्डेड लेबर का केस है, दिस इज ये बॉन्डेड लेबर का, जबरी मजदूरी का केस है। यानी कि अगर आपने किसी से कर्जा उठा लिया और अगर आप वापस नहीं कर पाते, तो आपका पूरा का पूरा खानदान, आपकी बीवी, आपके बच्चे, जो जिस हिसाब से, जिस कैपेसिटी में काम कर सकते हैं, वो वहाँ पे करते हैं। तो आज 2025 का आधा होने जा रहा है, और आज भी हम इस चीज़ को रो रहे हैं कि हमारे यहाँ जबरी मजदूरी होती है, हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो कितनी होती है, ये आपके सामने है। खातीन जो हैं, और यकीन करें कि मैंने बस शूटिंग दिस, तो मैंने बहुत ही रिस्क लेके ये तमाम तर काम किया, क्योंकि जैसे मैं ये शूट कर रहा था, तो बार बार वो ठेकेदार जो था वहाँ पे वो आ रहा था और कह रहा था कि आप कहाँ से हैं, तो हमें उसको कहना पड़ा कि जी हम किसी फलां इदारे से आए हैं और आपकी फलां नहीं, आपकी इमदाद करने आए हैं। तो उसने फिर हमें अलाउ भी किया। अच्छा फैसल, मुझे ये भी ये बिल्कुल, और बहुत सारे लोग अभी भी ये समझते हैं जो हम कराची में या लाहौर या बड़े शहरों में रहते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि ये बॉन्डेड लेबर या जबरी मजदूरी अब नहीं करवाई जाती। बिल्कुल करवाई जाती है। एक दूसरी चीज़ ये है कि हम ये तो कह देते हैं कि जी बॉन्डेड लेबर को आप ख़त्म कर दें, लेकिन बात ये है कि और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए पहले आपको लिटरेसी रेट बढ़ाना पड़ता है। ये जो आप मुझसे पूछ रही थी ना, ये जो फुटेज हम अगर इसको दोबारा प्ले करें, तो अगर हल्का सा भी इस भट्टे के ऊपर गलत पैर, ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर सकता है, और नीचे आग है, ठीक है। अगेन ये खातीन, खुदा न खास्ता जो गिरेगा वो झुलस जाएगा। जी हाँ, मतलब जिन लोगों को इसकी संगीनी का अंदाजा नहीं है, मैं अपने मुंह से ये कहना चाहती हूं कि बहुत खतरनाक। ये वो हाथ है जिनमें किताब होनी चाहिए, लेकिन इनमें मट्टी का गारा है। ये वो आगोश है कि जिसे किसी अस्पताल में होना चाहिए। इसकी ये अगेन ये वो बच्चा है जिसे घर में वो पीस ऑफ माइंड और सुकून होना चाहिए, जिसे कहीं खेलना चाहिए। अगेन ये वो खातीन है जिन्हें और काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन देख सकते हैं आपके पूरी फैमिली यहाँ काम कर रही होती है, हामला खातीन होती हैं। सो और ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये बच्चा एक भट्टे के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर लकड़ियाँ डाल रहा है, और कोयला जो है वो इसमें बन रहा है। सो द थिंग इज़ के आज भी हमारे यहाँ इस तरह के मामलात हैं। हुकूमत वक्त को देखना चाहिए,
और हमारा मुस्तकबिल है उसको महफूज रखना चाहिए। चलिए आपसे इजाज़त लेते हैं, शो का होता है वक्त ख़त्म, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।